आज इस बुलेटिन में बात होगी नितिन गडकरी के बीजेपी छोड़ने की तैयारी की, बिहार में बिखरते एनडीए की, बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कांग्रेस के उम्मीदवारों की, जानेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है बीएसपी की तैयारी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में एमएलसी इलेक्शंस को लेकर तैयारी तेज। एनडीए के बाद अब आरजेडी ने 4 एमएलसी उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट में राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली का नाम शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी ने की लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत, दिया संसद में भी केजरीवाल का नारा। एलपीजी के दामों में 100 रुपए की गिरावट के पीएम मोदी के ऐलान की शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने की आलोचना, कहा ये चुनाव से प्रभावित फैसला है, ना कि महिलाओं से। इंग्लैंड के धर्मशाला टेस्ट में भारत की स्थिति हुई मजबूत, दूसरे दिन पहली पारी का स्कोर पहुंचाया 8 विकेट पर 473 रन बनाए, 255 रनों की हुई लीड, रोहित और गिल ने बनाया शतक। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़े झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं तो दिग्गज नेता राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। जिन्हें टिकट दिया गया वो टिकट वापस कर रहे हैं, और अब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। 2 मार्च को बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के अलावा 195 लोगों के नाम थे, लेकिन पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं था। गडकरी नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय भी है। यहाँ का टिकट संघ की पसंद से ही तय होता है, और गडकरी को टिकट नहीं मिलने के मायने निकाले जा रहे हैं कि गडकरी का टिकट अब कट चुका है। संघ भी गडकरी के साथ नहीं दिख रहा है। बीजेपी गडकरी के विकल्प की तलाश कर रही है, और इसके बाद से ही शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे भड़के दिखाई दे रहे हैं। गडकरी के अपमान को महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ रहे हैं। उन्होंने गडकरी को एमवीए में आने का न्योता तक दे दिया है। उद्धव ने कहा, बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नितिन गडकरी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के आगे नहीं झुका है और ना ही झुकेगा। आपने कई वर्षों मेहनत करके महाराष्ट्र में बीजेपी का आधार बनाया है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जीत कर लाएंगे। गडकरी एमवीए में जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। असर देश की राजनीति पर भी दिखेगा। वैसे एनडीए के कमजोर होने की शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी है। बिहार में तो हालात ये हो गए हैं कि पार्टी अपने सहयोगियों को एक मंच पर भी नहीं ला पा रही है। चुनाव से पहले बिहार में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। बिहार एनडीए बिखराव के कगार पर पहुंच गया है। सीट बंटवारे को लेकर बात बिगड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी दबाव में है क्योंकि सीट बंटवारे की जिम्मेदारी उसी पर है। तो बीजेपी को मुसीबत में फंसाकर नीतीश कुमार बिना किसी टेंशन के विदेश चले गए हैं, जिस कारण से सीट बंटवारा अटक गया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए में आने से पहले ही साफ कर दिया था कि अपनी जीती सीटें जेडीयू नहीं छोड़ेगा, यानी जेडीयू हर कीमत पर 16 सीटें लड़ेगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी अमित शाह से साफ कह दिया है कि हमें हमारी 6 सीटें चाहिए। चाचा पशुपति को अगर बीजेपी कोई सीट देना चाहती है तो वो अपने कोटे से दे, जबकि बीजेपी चाचा भतीजा दोनों को ही 5 सीटों में समेटना चाहती है। इसलिए एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। चिराग ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए से अलग होने का फैसला भी कर सकते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी के लिए 1 सीट तक नहीं रख पा रही है, जबकि मांझी 2 सीट मांग रहे हैं, और बिहार में एनडीए सरकार को बचाने में मांझी का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है। ऐसे में बिहार में एनडीए के सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो संकेत दे रहा है कि राज्य में एनडीए अब बिखरने वाला है। एनडीए कमजोर हो रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत हो रहा है, और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसे और मजबूत बना रही है।
न्याय यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले अब ये यात्रा गुजरात पहुंच चुकी है, तो जहां इसको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। गुजरात पहुंचने पर राहुल गांधी ने युवाओं की मन की बात की है। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 55वां दिन है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा उत्तर पूर्व के राज्यों से होते हुए मध्य भारत में न्याय की आवाज उठाते हुए अब गुजरात पहुंच गई है। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसलिए गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के झालोद के कंबोई धाम में स्थित उनकी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज इस यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद और उनकी टीम ने पद यात्रा की। जनता ने राहुल गांधी के पास अपनी व्यथा सुनाई, उनके साथ इस न्याय की दौड़ में हिस्सा लिया। दाहोद के चौराहे पर आदिवासियों ने अपने पारंपरिक नृत्य से राहुल गांधी का स्वागत किया। महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस सांसद ने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। इसी बीच कांग्रेस नेता ने डॉक्टर रितु नामक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से भी मुलाकात की, जिन्हें जाति के नाम पर भेदभाव करते हुए नौकरी से निकाल दिया गया था और आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने न्याय यात्रा के माध्यम से युवा से लेकर नारी न्याय, आदिवासियों के लिए न्याय, सामाजिक सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। बीजेपी के गढ़ में भी न्याय योद्धाओं का सैलाब उमड़ा। कांग्रेस नेता ने पदयात्रा के बाद जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात कही। युवाओं के बेरोजगारी, दलितों के समानता के अधिकार के हनन को लेकर, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 10 मार्च तक ये यात्रा गुजरात में रहेगी और फिर अपने अंतिम राज्य महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी फोकस बनाए हुए है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। तो किस किस दिग्गज के नाम पर पार्टी ने लगाई मुहर, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम का आज ऐलान कर दिया है। वैसे राहुल का वायनाड से लड़ना तय माना जा रहा था। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज पहली सूची भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस की पहली सूची में 39 उम्मीदवारों का नाम है, जिसमें 15 सामान्य वर्ग के हैं, जबकि 24 उम्मीदवार SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। पार्टी की पहली सूची में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से पूर्व CM भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत का नाम है, जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण से DK सुरेश, केरल की तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, तिरुसूर से K मुरलीधर, अलापुझा से KC वेणुगोपाल और त्रिपुरा पश्चिम से आशीष कुमार सहाय का नाम है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से एक दिन पहले ही पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सचिन पायलट समेत तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे। इस बैठक के बाद ही ये लग रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। अब पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, इससे पहले बीजेपी भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस इस बार अपने अधिकांश दिग्गजों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। साथ ही पार्टी का ध्यान इंडिया गठबंधन पर भी है। कांग्रेस बीजेपी के साथ सबसे बड़ा खेला यूपी में करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए बीएसपी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने की तैयारी है। बीएसपी चीफ मायावती ने भी इसके बड़े संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखने लगा है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी की नींद उड़ा के रखी है और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी को बड़ा झटका देने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है और उससे पहले बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से फोन पर बात की और दोनों के बीच चर्चा आखिरी दौर में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर शुरू हुई दोनों दलों के बीच इस चर्चा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन भी प्राप्त है। मायावती के सामने अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। बसपा सुप्रीमो को अकेले चुनाव लड़ने में हार का डर तो है ही और उसके बचे कुछ विधायक भी पाला बदल लेंगे। कहा जा रहा है कि गठबंधन की चर्चा के चलते ही बीएसपी ने भी सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के बावजूद
सूची जारी नहीं की है। वहीं अखिलेश यादव ने भी नाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में मायावती की एंट्री होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो इस गठबंधन को मुस्लिम और दलितों के साथ ओबीसी वर्ग के बड़े हिस्से का वोट आसानी से मिल जाएगा और इंडिया गठबंधन की जीत पक्की हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में निर्णायक राज्य माना जाता है और धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की मजबूती देख अब बीजेपी को भी अपनी हार का डर सताने लगा है। बीएसपी इंडिया गठबंधन में आती है तो यूपी के साथ आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही इंडिया गठबंधन की मजबूती से परेशान है। इस बीच बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामला कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़ा है, तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर विवाद तो लंबे समय से चल रहा है। अब एक बार फिर ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार को जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल मामला बीते साल अगस्त का है, जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर कॉलेज के कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन घोषित करने और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असहमति के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं होती। आर्टिकल 19(1)(a) में नागरिकों को दी गई बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को अधिकार है कि वे आर्टिकल 370 हटाए जाने से लेकर केंद्र सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना या समर्थन कर सकता है। तो वहीं प्रोफेसर की पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को मनाने वाली बात को पीएम मोदी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर जावेद अहमद पर केस दर्ज किया गया है तो पीएम मोदी पर भी किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तानी लोगों को उनकी आजादी के दिन की शुभकामना देना एक सद्भावना का काम है और केस खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुआन की बेंच ने कहा कि देश में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए। अनुच्छेद 370 पर सरकार के खिलाफ बोलना किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है और ये उसका अधिकार भी है जो संविधान ने दिया है। कोर्ट ने बीजेपी सरकार को जमकर सुना दिया। तो दूसरी तरफ एडीआर ने चुनावी चंदे को लेकर जो रिपोर्ट जारी की, उससे बीजेपी बुरी तरह से फंसी दिखाई दे रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। लेकिन चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिरती जा रही है। जहां पीएम मोदी राज्य दर राज्य बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में जीत के लिए दौरे कर रहे हैं, वहीं चुनावी चंदे को लेकर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक बार फिर एडीआर के खुलासे ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने एक रिपोर्ट में कहा कि देश के राजनीतिक दलों की 82% आय का स्रोत पता नहीं है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में सामने आया है कि ये रकम 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाई गई है। एडीआर का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियों की ऑडिट रिपोर्ट के एनालिसिस और चुनाव आयोग में पार्टी द्वारा दिए गए डोनेशन स्टेटमेंट में पता चलता है कि अज्ञात स्रोतों से बड़ी रकम आई है। राजनीतिक दलों को 1832 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोत से आए। इनमें 1510 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाए गए हैं। एसोसिएशन ने मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बसपा, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीईपी का अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक अज्ञात स्रोतों से आई कुल आय का 76% आय, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है, वह बीजेपी का है, जबकि कांग्रेस का 17% का है। इस खुलासे के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चुनावी चंदे को लेकर एडीआर का ये खुलासा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से हर दिन ऐसे खुलासे सामने आते रहे तो इस बार 400 पार का नारा बुरी तरह फेल हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
गैस सिलेंडर पर 100 रुपए घटाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को महिला दिवस पर बधाई दी है। 950 रुपए के करीब सिलेंडर में से सिर्फ 100 रुपए घटाने से मोदी की गारंटी पूरी होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम मणिपुर की उन महिलाओं को भी शुभकामनाएं देते हैं महिला दिवस पर, जिन्हें पीएम के आने का पिछले 1 साल से इंतजार है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।